लखीमपुर पहुंचने के बाद एक छोटे से धर्मशाला में उन लोगों ने आराम किया। चोट लगने की वजह से संजीव का बहुत खून बह गया था और वो कोमा में चला गया था। इसलिए उसकी हालत को देखते हुए मार्शल विराज मल्होत्रा ने अपने कुछ आदमियों को भेजकर डॉक्टर को लाने को कहा। वहां पर सेटल होते ही विराज मल्होत्रा ने अपने लोगों को बंटी को अपने पास लाने के लिए भेज दिया था। जब बंटी वहां पहुंचा तो मार्शल विराज आराम से अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसने अब अपनी टोपी उतार दी थी और वो देखने में और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। बंटी बोला, मार्शल विराज को मेरा अभिनंदन। इतना कहकर बंटी अपने घुटनों के बल बैठकर मार्शल के सामने झुकने लगा। मार्शल विराज ने उसे रोकते हुए कहा, मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है, अब आइए या आराम से बैठकर बात करते हैं। बंटी ने मार्शल विराज को मना करते हुए कहा, नहीं नहीं सरकार, मैं आपके बराबर बैठने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं। मार्शल विराज ने बिना इधर उधर की बात किए पॉइंट पर आते हुए सवाल किया, राठौर परिवार के बड़े मालिक ने तुम्हें यह खत मल्होत्रा परिवार के घर तक पहुंचाने के लिए क्यों कहा। बंटी ने मार्शल की बातों का जवाब देते हुए कहा, वो सब मुझे नहीं पता सरकार, मेरे बड़े मालिक ने सिर्फ मुझे ये लिफाफा दिया और मुझसे कहा कि मैं इसे मल्होत्रा परिवार के घर तक पहुंचाकर अपना काम पूरा करूं। मार्शल विराज ने बंटी से वो लिफाफा मांगते हुए कहा, ओह ठीक है, मुझे वो लेटर दो। जैसे ही वो लिफाफा बंटी विराज को उसके हाथ में देने वाला था तभी उसे कुछ ख्याल आया और उसने डरते हुए मार्शल विराज से सवाल किया, सरकार अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके साथ लाया हुआ कोई टोकन देख सकता हूं। मार्शल विराज ने उससे सवाल करते हुए कहा, टोकन? कौन सा टोकन? विराज समझ गया था कि परिवार के नौकर के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन बंटी को तो बस इसी बात का शक था कि कहीं वो मार्शल विराज मल्होत्रा के नाम पर कोई और ना हो। मार्शल विराज दिमाग का बहुत तेज था, उसकी बात समझ गया था, लेकिन उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। हालांकि उसे बंटी का यह सवाल करना सही भी लगा, इसलिए बिना गुस्सा किए उसने अपने नाम का सिक्का बंटी की तरफ फड़ा दिया। जब बंटी ने वो सिक्का देखा तो उसने बड़ी सावधानी से वो लिफाफा विराज मल्होत्रा की तरफ बढ़ा दिया और फिर उसने माफी मांगते हुए कहा, माफ करना सरकार, बारिश की वजह से इस लिफाफे का कोना खराब हो गया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि इस लिफाफे के भीगने से अंदर के लिखे शब्द सही सलामत होंगे या नहीं। विराज मल्होत्रा ने भी बंटी से वो लिफाफा ले लिया और उसने देखा कि उस लिफाफे के ऊपर राठौर परिवार का स्टैंप ही लगा हुआ था। विराज मल्होत्रा ने बड़ी ही सावधानी से उस खत को खोला। वो लिफाफा सचमुच भीग चुका था, लेकिन क्योंकि बंटी ने उसे जल्दी से सुखा दिया था तो उस लिफाफे का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। हाँ, वो अलग बात थी कि उसके कुछ शब्द थोड़े धुंधले हो गए थे, लेकिन उन शब्दों को पढ़ने में विराज मल्होत्रा को कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। उस खत को पढ़ने के बाद विराज मल्होत्रा के दिमाग में यही बात आई, इसमें बस इतना ही लिखा है। जैसे ही विराज मल्होत्रा ने वो खत पढ़ना खत्म किया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो खत कुछ अधूरा सा था और मामला बड़ा था। दूसरी तरफ किसी ने कहा, क्या तुम लोग हमारे परिवार से रिश्ता तोड़ना चाहते हो। राठौर परिवार ने तो ये बहुत घटिया हरकत की है, वो लोग हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। अब देखो मैं इस मामले को कैसे कोर्ट में लेकर जाता हूं।
मैंने कुछ भी नहीं कहा, तो तुम लोग रिश्ता तोड़ना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ना कोई बात की, ना कुछ कहा, बस ऐसे ही रिश्ता तोड़ना है? ये मैं नहीं होने दूंगा। एक लंबा चौड़ा आदमी उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था और चेहरे की रोशनी की दूसरी तरफ था, इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। भले ही आर्य को उसका चेहरा साफ ना दिखाई दिया हो, लेकिन उसकी बातों से पता चल रहा था कि उसका इरादा रिश्ता तोड़ने का नहीं था और वो बहुत गुस्से में था। वो आर्य को ऐसे देख रहा था जैसे आर्य ने उसे धोखा दिया हो। उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आर्य का कॉलर पकड़ते हुए कहा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये रिश्ता तो तुम नहीं तोड़ पाओगे। उस आदमी की नशीली आंखें आर्य को घूरे जा रही थी, जिसकी वजह से आर्य को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी आर्य ने कहा, नहीं नहीं, मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ रहा हूं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तेज तेज सांसें लेता हुआ आर्य अपनी आंखें खोलकर आ की आवाज से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे और उसे पूरी तरीके से पसीने आ रहे थे। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो किसी जानी पहचानी जगह में था। उसके मन में अजीब सी हलचल थी, जिसकी वजह से वो ऐसे डर के, घबरा के नींद से उठा था। ये उसके साथ क्या हो रहा था? उसे अजीब से डरावने सपने क्यों आ रहे थे? अपनी आंख खोलते हुए आर्य ने अपना पसीना पूंछा। जब उसने अपने दिल पर हाथ रखा तो वो बहुत तेज धड़क रहा था और तो और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। जब उसने अपने आसपास देखा तो उसके आसपास कोई लेटा हुआ था और उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा बहुत ही मासूम और प्यारा था। जब आर्य ने देखा कि उसने अपने हाथ पैर आर्य के ऊपर रखे हुए थे और वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था, आर्य ने जब याद करने की कोशिश की तो उसे याद आया कि रात में तो वो अपने कमरे में अकेला सोया था, लेकिन अभी अचानक से उसे अपने पास अंश दिखाई दे रहा था। उसने अपने मन में ही सोचा, यह बदमाश लड़का अपने कमरे में क्यों नहीं सोता? आज उसके स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए उसे किसी ने सुबह सुबह जगाया नहीं था और वो बहुत ही प्यारी और गहरी नींद में सो रहा था। तभी आर्य को महसूस हुआ कि उसने जो सपने में देखा, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसके दिमाग में ये सारे ख्याल बार बार ना आ जाएं। खुद को शांत करने के बाद आर्य ने बड़े ही आराम से अंश के हाथ पैर अपने ऊपर से हटाए और फिर उसे प्यार से कंबल से ढककर सोने दिया। आर्य के दिमाग में यही सारे ख्याल आ रहे थे कि आखिर उसको ऐसा सपना क्यों आया कि वो सगाई तोड़ने के बाद मल्होत्रा परिवार उससे इस बात का बदला लेने के लिए वहां पर आ जाएगा। आर्य से अब इंतजार नहीं हो रहा था। वो जल्दी से जल्दी मल्होत्रा परिवार से अपना रिश्ता तोड़ना चाहता था। आर्य को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि मल्होत्रा परिवार खुद उसके परिवार से रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो फिर पता नहीं क्यों उसे ही ऐसे सपने आ रहे थे। आर्य के दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात भी थी कि शायद रिश्ता तोड़ने के बावजूद भी मल्होत्रा परिवार वहां उन लोगों से मिलने नहीं आएगा। आर्य की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ वो क्या रहा था और वो हमेशा खुद को बेचैन क्यों महसूस करता था। उसने बंटी और अपने बाकी लोगों के बारे में सोचा और दिमाग में ही जोड़ घटाव करने लगा कि उन लोगों को मल्होत्रा परिवार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा और वो लोग कब तक उनका जवाब लेकर वापस आएंगे।
आर्य को थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि शायद आजकल वो बहुत ज्यादा थक जाता था और उसके शरीर में भी प्रैक्टिस की वजह से दर्द रहता था। इसलिए वो चैन से नहीं सो पा रहा था और गहरी नींद नहीं मिलने की वजह से उसके दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल भी आने लगे थे। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलने वाला था तभी उसे अपने कमरे में थोड़ी हलचल महसूस हुई और जब उसने पीछे पलटकर देखा तो अंश नींद से उठ चुका था और अपनी आंखें मलते हुए उसने आर्य से सवाल किया, बड़े भाई आप इतनी सुबह सुबह कहां जा रहे हो? आर्य ने अंश से कहा, क्या ही नहीं, बस मेरी नींद आज जल्दी खुल गई। तुम थोड़ी देर और सो जाओ और आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना। लेकिन आर्य की बात मानने की जगह अंश जल्द ही अपने बिस्तर से उठ गया और भागकर आर्य का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा, नहीं भैया, मुझे और नहीं सोना है। मैं तो यहां आपके साथ सिर्फ खेलने आया था, लेकिन आप रात को जल्दी सो गए थे। अब आप उठ गए हो तो प्लीज बाहर चलो। थोड़ी देर में आर्य को समझ आ गया कि अंश को कोई खेलना नहीं था, लेकिन वो आज पूरे दिन उसका साथ नहीं छोड़ने वाला था। इतना तो पक्का था क्योंकि आज उसके स्कूल की भी छुट्टी थी। आर्य ने अंश से कहा, मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने नहीं जा सकता, लेकिन मैं शंभू काका से बोलूंगा कि वो तुम्हें बाजार घुमाने के लिए जरूर ले जाए। आर्य की बात सुनकर अंश बहुत उदास हो गया और उसने जिद करते हुए अपने भाई से कहा, नहीं नहीं, मुझे तो आपके साथ ही जाना है। आजकल वैसे भी आप बहुत व्यस्त रहते हो, मेरे साथ खेलते भी नहीं हो, और कल रात मैंने आपको डिनर पे भी नहीं देखा। जब आर्य ने अपने भाई की बात सुनी तो उसे उस पर बहुत दया आई। उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी, इसलिए वो चाहकर भी अंश को किसी बात के लिए मना नहीं कर पाता था। क्या आर्य अंश की जिद पूरी करेगा और जाएगा उसके साथ बाहर?